Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Amazing Science, Class 7, Unit Number 5, Living Organisms and Their Environment, जानदार और उनका माहौल। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हैबिटेट और एनवायरनमेंट, माहौल और मस्कन क्या होता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट कितनी टाइप्स के होते हैं और एनिमल इन एनवायरनमेंट में रहने के लिए खुद को कैसे अडॉप्ट करते हैं, खुद में कैसे चेंजेस लाते हैं। पेज नंबर 39, हैबिटेट एंड एनवायरनमेंट। हैबिटेट मस्कन एंड एनवायरनमेंट माहौल। देयर आर मोर देन 1 मिलियन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स। यहाँ पर यानी ज़मीन पर तकरीबन 1 अरब से ज़्यादा मुख्तलिफ इक़साम के जानवर एंड मोर देन 350,000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स ऑन अर्थ, और 350,000 से ज़्यादा मुख्तलिफ इक़साम के पौधे ज़मीन पर पाए जाते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द रिलेशनशिप्स between the living organisms themselves and with their surrounding is known as ecology। बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम इन्वायरमेंट और हम एक एनिमल का उसके इर्द गिर्द के माहौल के साथ रिलेशनशिप यानी ताल्लुक़ को स्टडी करते हैं, उसको पढ़ते हैं, इकोलॉजी कहलाती है। द साइंटिस्ट हु स्टडी दीज इंटर रिलेशनशिप्स, और वो साइंसदान जो इन रिलेशनशिप्स, इन ताल्लुकात को पढ़ रहे होते हैं, इनके माबैन मालूमात हासिल कर रहे होते हैं, वो इकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। दिस स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल, ये पौधों और जानवरों के बारे में पढ़ते हैं, विच लिव्स इन अ पार्टिकुलर स्पेस, जो कि एक ख़ास माहौल में या ख़ास जगह पर रहते हैं, एंड द फिज़िकल कंडीशंस, और तभी हालात के बारे में, सच एज जैसे कि लाइट रोशनी, टेम्परेचर दर्जा हरारत, वाटर पानी, एंड ऑयल एंड सॉइल और मिट्टी, विच अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म, जो कि इन जानदारों की जिंदगियों पर असर डालती है। द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल लिव्स, वो जगह जहाँ पर पौधे और जानवर रहते हैं, इज कॉल्ड देयर हैबिटेट, उनका मस्कन या हैबिटेट कहलाती है। डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन डिफरेंट हैबिटेट्स। मुख्तलिफ मसाकिन में, मुख्तलिफ मस्कन में मुख्तलिफ किस्म के जानवर और पौधे पाए जाते हैं। पेज नंबर 39, हैबिटेट, कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग शेयरिंग अ हैबिटेट, जानवरों का एक पूरा ग्रोह शेयरिंग अ हैबिटेट, जो कि एक मस्कन को शेयर कर रहा होता है, आपस में एक दूसरे से बांट रहा होता है, इस कॉल्ड अ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी या माशरा कहलाता है। अ कम्युनिटी इज मेड अप ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक कम्युनिटी या माशरा मुख्तलिफ इक़साम के पौधों या जानवरों से मिलकर बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, अ फ्रेश वाटर पॉन्ड, एक ताज़ा पानी का तालाब मस्कन होता है या हैबिटेट होता है ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ एल्गी, पॉन्डवीड, इंसेक्ट, लार्वा, फ्रॉग्स एंड स्मॉल फिश। फ्रेश वाटर पॉन्ड यानी ताज़ा पानी का तालाब, एल्गी, तालाब में उगने वाली बूटियों, मुख्तलिफ किस्म के कीड़ों के लार्वे, मेंढक और छोटी मछलियों के का मस्कन होता है, और वो सब मिलकर एक माशरा बना रहे होते हैं। द नंबर ऑफ क्रिएचर्स ऑफ द सेम काइंड, एक जैसे जानदारों की किस्में इन अ हैबिटेट, जो कि एक ही मस्कन में रह रही हैं, इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, इन अ हिल फॉरेस्ट, एक पहाड़ी जंगल में, देयर आर पॉपुलेशन ऑफ स्क्विरल्स, ईगल्स, स्पाइडर्स, मंकीज एंड पाइन ट्रीज। पॉपुलेशन होती है गुलहरियों की, उकाब की, मकड़ी की, बंदर की और पाइन ट्रीज की।
देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, मसाकिन मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे कि वुडलैंड्स जंगल, ग्रासलैंड्स घास के मैदान, रिवर्स दरिया, कोस्ट साहली इलाके एटसेट्रा। अ ग्रासलैंड इज अ हैबिटेट, घास का मैदान एक मस्कन होता है विच हैज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रासेस एंड वाइल्ड फ्लावर्स, जहाँ पे मुख्तलिफ इकसाम की घास और जंगली फूल होते हैं, एंड हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट, और सैकड़ों मुख्तलिफ इकसाम के कीड़े। All the things which affect the way of life of a plant or animal are called its environment. वो तमाम चीज़ें जो कि एक जानवर या पौधे की ज़िंदगी पे असर डालती हैं उसका माहौल कहलाती हैं। It includes the physical conditions, इसमें तभी हालात भी आते हैं जैसे कि climate यानी मौसम की शिद्दत, सॉइल मिट्टी, वाटर पानी एटसेट्रा वगैरह वगैरह, एंड द अदर ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन द सेम प्लेस, और उसके अलावा उसी जगह पर रहने वाले दूसरे जानदार भी। पेज नंबर 40, इकोसिस्टम्स। An ecosystem is a community of organisms together with the habitat in which they live. एक इकोसिस्टम तमाम जानदारों का मुआशरा होता है जो कि एक ही मस्कन में इकट्ठे रहते हैं। An ecosystem is made up of all the producers and consumers in a community as well as the physical environment. एक इकोसिस्टम बनता है तमाम प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स से जो कि एक ही माशरे में होते हैं, और उसके अलावा फिजिकल इन्वायरमेंट यानी तभी माहौल से भी। द लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोटिक पार्ट। हमने देखा कि फिजिकल एनवायरनमेंट और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ये सब चीज़ें इकोसिस्टम बना रही हैं। अब इसमें से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर वो लिविंग पार्ट है इकोसिस्टम का, जबकि फिजिकल एनवायरनमेंट इकोसिस्टम का नॉन लिविंग पार्ट है। जो इकोसिस्टम का लिविंग पार्ट वो बायोटिक पार्ट कहलाता है। इट ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, ये सूरज की रोशनी से एनर्जी लेता है, एंड इट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग, और बाकी की खुराक ये नॉन लिविंग थिंग्स से लेता है, या ए बायोटिक पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, या फिर जो इकोसिस्टम का बेजान हिस्सा है ए बायोटिक पार्ट है। Sunlight energy trapped by plants during photosynthesis is passed by a way of food webs to the entire biotic components of an ecosystem. सूरज की रोशनी जो कि पौधे हासिल करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान खुराक बनाने के लिए, वो फूड वेब से होती हुई मुख्तलिफ जगहों से गुजरती हुई डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट्स में पहुंचती है और इकोसिस्टम के बहुत से बायोटिक कंपोनेंट्स से गुजरती है, एंड इज इवेंचुअली लॉस्ट एज हीट, और आखिरकार हीट की फॉर्म में निकल जाती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ रॉ मटीरियल्स ऑफ द लाइफ, दूसरा मवाद, जिंदगी के दूसरी चीज़ें जैसे कि कार्बन एंड नाइट्रोजन नॉट लॉस्ट, जैसे कि कार्बन एंड नाइट्रोजन है वो नहीं निकलते, दे आर यूज्ड एंड रीयूज्ड ओवर एंड ओवर, ये बार बार इस्तेमाल होते रहते हैं, एज दे सर्कुलेट बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, कि ये एक इकोसिस्टम में बायोटिक और नॉन बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं एक इकोसिस्टम की जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसके दरमियान सर्कुलेट करते रहते हैं, बार बार घूमते रहते हैं और बार बार इस्तेमाल में आते रहते हैं। पेज नंबर 40, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की इकसाम। सबसे पहले आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट यानी कि मसनूई माहौल। अंडर सर्टन क्लाइमेटिक और रीजनल कंडीशन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनिमल्स और प्लांट्स टू सर्वाइव नेचुरली। मुख्तलिफ किस्म के माहौल और खित्ते के हालात की वजह से
ये मुमकिन नहीं होता कि तमाम जानदार या पौधे कुदरती तौर पर ज़िंदा रह सके। सो ह्यूमंस क्रिएट एन एनवायरनमेंट इन विच दे कंट्रोल फैक्टर्स, इसलिए इंसान ऐसा माहौल बनाते हैं जहाँ पे ये मुख्तलिफ चीज़ों को अपने काबू में कर सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, लाइट, वाटर, मिनरल्स, टू प्रोड्यूस आइडियल लिविंग कंडीशंस फॉर द ऑर्गेनिज्म, ताकि उन जानदारों के लिए बेहतरीन माहौल बनाया जा सके। रेयर स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिशेज आर केप्ट इन द जूज, सैंक्चुरीज एंड एक्वेरियम्स। जानवरों, परिंदों और मछलियों की खास अक़साम को जूज, सैंक्चुरीज और एक्वेरियम्स वगैरह में रखा जाता है। वाइल रेयर प्लांट्स आर केप्ट इन ग्रीन हाउसेज, जबकि खास किस्म के पौधों को ग्रीन हाउसेज में रखा जाता है। पेज नंबर 40, नेचुरल इन्वायरमेंट, कुदरती माहौल। एनिमल्स लिव इन नेचुरल कंडीशंस फॉर विच दे आर बेस्ट सूटेड। जानवर कुदरती हालात में रहते हैं जो कि उनके लिए बेहतरीन होते हैं। सिंस देयर बॉडीज आर वेल अडॉप्टेड टू दीज कंडीशंस, जब तक कि उनका जिस्म या उनके जिस्म उस माहौल में रहने के काबिल होते हैं। दे आर फाउंड इन वन पार्टिकुलर हैबिटेट, ये सिर्फ एक खास मस्कन में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, फ्रॉग्स कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। मेंढक जमीन पर रहता है और पानी में भी रह सकता है। सो फ्रॉग्स आर यूजुअली सीन लिविंग नियर पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स। इस वजह से मेंढक अमूमन दिखाई देते हैं तालाबों और नदियों के करीब। स्क्विरल्स आर फाउंड इन वुडलैंड्स, गुलहरियाँ जंगलों में पाई जाती हैं। बट दे बिल्ड नेस्ट इन ट्रीज एंड ईट नट्स, सीड्स एंड द टिप्स ऑफ यंग ट्विग्स, जहाँ पे वो अपने घोंसले बनाती हैं दरख्तों में और खाती हैं नट्स, बीज और उसके अलावा नई उगने वाली शाखों की टिप्स या सिरे। पेज नंबर 41, इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ नेचुरल इन्वायरमेंट, एक कुदरती माहौल की ख़ास खुसूसियात। क्लाइमेट यानी मौसम या माहौल। द एवरेज टेम्परेचर, रेनफॉल एंड अमाउंट ऑफ सनशाइन affect the type and number of plants and animals living in a particular area. मुनासिब दर्जा हरारत, बारिश और सूरज की रोशनी मुख्तलिफ पौधों और जानवरों की तादाद पे असर डालती है जो कि एक ख़ास इलाके में रहते हैं। Organisms living in wet or very cold climates are completely different from those living in hot, dry regions. वो जानदार जो ठंडे या गीले इलाकों में रहते हैं वो उन जानवरों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं जो कि गर्म और खुश्क इलाकों में रहते हैं। पेज 41, सॉइल, मिट्टी। सैंडी सॉइल्स हैव लार्ज एयर स्पेसेस एंड कैन नॉट होल्ड वाटर, सो दे आर लाइट एंड ड्राई। रेतली मिट्टी के बीच हवा की जगह बहुत ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा देर तक और वो ज़्यादा पानी को अपने अंदर खड़ा नहीं कर सकती। इसकी वजह से हल्की और खुश्क होती है। हाउएवर, जबकि क्ले सॉइल, चिकनी मिट्टी, हैव वेरी फाइन पार्टिकल्स विथ ऑलमोस्ट नो एयर स्पेसेस। चिकनी मिट्टी के बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और उसमें तकरीबन हवा ना होने के बराबर होती है। सो दे कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पानी पकड़ सकती है। एंड आर हैवी एंड वेट, जिसकी वजह से ये भारी और नम होती है। प्लांट्स ग्रोइंग इन सैंडी सॉइल हैव स्प्रेडिंग रूट्स। वो पौधे जो रेतली मिट्टी में उगते हैं उनकी जड़ें फैलने वाली होती हैं।
Their thick fleshy leaves and stems are covered with a waxy layer to stop the evaporation of water. उनके पत्ते मोटे और गूदेदार होते हैं और तने भी, जो कि जिनकी ऊपर की सतह वैक्सी लेयर से ढकी हुई होती है ताकि उनमें एवेपोरेशन को रोका जा सके. Animals living in sandy soils burrows deep in the sand. जानवर जो कि रेतली मिट्टी में रहते हैं वो रेत के अंदर बहुत नीचे गड़े बने. पेज 41 लैंडस्केप, जमीन की सतह. The type of landform affects living organism because it causes changes in the local climatic condition. ज़मीन की सतह जानवरों पे असर डालती है क्योंकि इसमें तब्दीली आने की वजह से मौसम की हालात में भी तब्दीली आती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर the climate of a valley is quite different from the climate at the top of a mountain. मिसाल के तौर पर एक वादी का माहौल एक पहाड़ की चोटी के माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है. पेज 41 अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दूसरे जानदार. Organisms affect the lives of other organisms living in the same environment. एक ही माहौल में रहने वाले जानदार दूसरे जानदारों की जिंदगियों पर असर डालते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर प्लांट्स compete with each other. पौधे एक दूसरे के साथ लड़ते हैं फॉर लाइट एंड वाटर, पानी और रोशनी के लिए. एंड एनिमल्स compete with each other for food, और जानवर एक दूसरे से लड़ते हैं खुराक के लिए. Human beings destroy both plants and animal in order to build cities, roads and cultivate land. इंसान पौधे और जानवरों दोनों को तबाह कर देते हैं शहर तामीर करने के लिए, सड़कें तामीर करने के लिए और खेती बाड़ी करने के लिए. Humans also pollute the environment by रनिंग व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एंड मिल्स. इंसानों ने माहौल को आलूदा भी कर दिया है गाड़ियां चलाकर, कारखाने चलाकर और मिल्स चलाकर. पेज नंबर 42 अडॉप्टेशन. The characteristics feature of an organism which enable it to become suited to its environment are called adaptations. वो खुसूसियात जो एक जानदार को इस काबिल बनाती हैं कि वो एक माहौल में बेहतर तरीके से रह सके, उसकी अडॉप्टेशन से तब्दीलियाँ कहलाती हैं. Animals and plants are adopted to live in a particular natural habitat. पौधे और जानवर अडॉप्टेड होते हैं एक ख़ास तरह के कुदरती मस्कन में रहने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर अ टाइगर हैज़ स्पेशल टीथ. एक चीते के ख़ास किस्म के दांत होते हैं फॉर च्यूइंग फ्लैश एंड क्रशिंग बोन्स, गोश्त को चीरने और हड्डियों को चबाने के लिए. अ हमिंग बर्ड हैज़ अ लॉन्ग ट्यूब लाइक बीक टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. हमिंग बर्ड की लंबी नलकी की जैसी चोंच होती है जिसके ज़रिए से वो फूलों का रस चूस सकता है. अ फ्रॉग्स टंग इज स्टिकी फॉर कैचिंग इंसेक्ट्स. एक मेंढक की ज़ुबान चिपकने वाली होती है ताकि वो कीड़ों को पकड़ सके. एंड अ फिश हैज़ फिन्स टू स्विम इन वाटर. और मछली के पास फिन्स होते हैं जिनके ज़रिए से वो पानी में तैर सकती है. पेज नंबर 42 अडॉप्टेशन इन प्लांट्स, पौधों में तब्दीलियाँ. डेजर्ट प्लांट्स, सहराई पौधे. द रूट्स ऑफ डेजर्ट प्लांट स्प्रेड आउट जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द ग्राउंड. सहराई पौधों की जड़ें ज़मीन के बिल्कुल नीचे सतह से फैलना शुरू कर देती हैं.
Their stems are thick and fleshy for storing water. इनके तने मोटे और गूदेदार होते हैं पानी को स्टोर करने के लिए या ज़ख़ीरा करने के लिए. Spines and hairs on the surface of stems and leaves of cacti prevent water loss. कैक्टाई की सतह के पत्तों और तने पर मौजूद बाल और कांटे पानी को ख़त्म होने से या पानी के कम होने से बचाते हैं. Some plants have very deep roots. कुछ पौधों की जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी होती. Water plants, आबी पौधे. Most of the part of a water plant are underwater. आबी पौधों का बहुत सा हिस्सा पानी के अंदर होता है. Water plants have a network of air spaces in their leaves, stems and roots. आबी पौधों के अंदर हवा के लिए खाली जगह होती हैं उनके पत्तों, तनों और जड़ों में. They have flexible stems so that they are not damaged by strong water currents. इनके तने लचकदार होते हैं जिसकी वजह से पानी की सख्त या तेज लहरें इनको नुकसान नहीं पहुंचाती. Swamp plants. Special breathing roots and salt glands help swamp plants to get rid of excess salt. खास तरह की जड़ें और सॉल्ट ग्लैंड्स स्वैम्प प्लांट्स यानी हेलोफाइट्स की मदद करते हैं ज़्यादा नमकियात को निकालने के लिए. ट्रीज हैव आर्च्ड रूट विच फिक्स देम फिर्मली इन द मड. दरख्तों की जड़ें खमदार होती हैं जो उनको कीचड़ में मजबूती से खड़े रहने में मदद करती हैं. पेज नंबर 43. माउंटेन प्लांट्स, पहाड़ी पौधे. दीज आर एवरग्रीन्स. ये साल भर सब्ज रहते हैं, सदाबहार होते हैं. एंड हैव वैक्सी नीडल लाइक लीव्स. और इनके पत्ते सुई के जैसे लंबे और वैक्सी होते हैं. दीज प्लांट्स ग्रो वेरी स्लोली. ये पौधे बहुत आहिस्ता आहिस्ता उगते हैं. Page 43. Rain forest. Plant in rain forest are mostly evergreen trees. रेन फॉरेस्ट में मौजूद पौधे ज़्यादातर सदाबहार दरख्त होते हैं. They are tall and form an umbrella-like canopy of leaves which shuts out the light. ये लंबे होते हैं और ऊपर से अपने पत्तों के ज़रिए से छतरी की शक्ल बना देते हैं जो कि सूरज की रोशनी को नीचे आने से रोकती है. Few plants survive on the ground. ज़मीन पर बहुत कम पौधे रहते हैं. Because the forest floor is dark and damp. क्योंकि ज़मीन की सतह, जंगल में ज़मीन की सतह तारीक और गहरी होती है. Plants which grow at the top of trees are called epiphytes. वो पौधे जो दरख्तों के ऊपर उगते हैं एपीफाइट्स कहलाते हैं. However, ताहम they make their own food and are not parasite. जबकि ये अपनी खुराक खुद बना रहे होते हैं, ये पैरासाइट नहीं होते. पेज नंबर 43. अडाप्टेशन इन एनिमल्स यानी जानवरों में होने वाली मुख्तलिफ तब्दीलियाँ या जानवर अपने आप को कैसे तब्दील करते हैं. वार्म ब्लडेड एनिमल्स. पोलर एनिमल्स आर वार्म ब्लडेड. पोलर एनिमल्स यानी कि वो जानवर जो पोल्स पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे रहते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं. वेल्स and dolphins have a thick layer of fat called blubber to keep them warm. Whales और dolphins के ऊपर यानी इनके जिस्म में इनकी स्किन ऊपर की स्किन के नीचे
फैट की यानी चर्बी की एक मोटी तह होती है जो कि ब्लबर होती है, जिसे हम ब्लबर कहते हैं, वो उन्हें गर्म रखती है। Seals also have a thick layer of fat and a thin coat of fur to keep them warm. Seals के पास भी, सील्स की बॉडी में भी फैट यानी चर्बी की मोटी तह होती है और उसके अलावा इनके जिस्म पर एक पतली तह फर की भी होती है जो इनको गर्म रखती है। Warm-blooded animals are those animals whose body temperature does not change with the shifting temperatures in their surroundings. Warm-blooded animals कौन से होते हैं? वो जानवर जो अपने जिस्म का टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं करते, यानी बाहर का टेम्परेचर, माहौल का टेम्परेचर जैसा भी हो, चाहे ज़्यादा सर्दी हो चाहे ज़्यादा गर्मी हो, लेकिन उनका बॉडी टेम्परेचर तब्दील नहीं होता, वो एक सा ही रहता है। They have temperature control mechanisms to keep their body temperature at a constant level. इनकी बॉडी के अंदर ख़ास तरह के सिस्टम होते हैं जो कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर एक कांस्टेंट लेवल पे रखते हैं। For this reason, mammals and birds are often called warm-blooded. इसी वजह से मैमल्स और बर्ड्स यानी परिंदों को warm-blooded कहा जाता है। पेज 43, cold-blooded animals. Cold-blooded animals like जैसे कि फिश, मछलियाँ, फ्रॉग्स, मेंढक, स्नेक्स, सांप एंड लिजर्ड्स और छिपकलियाँ हाइबरनेट, दैट इज़ दे स्लीप इन विंटर। हाइबरनेट करते हैं यानी कि सर्दियों में सोते हैं, यानी सर्दियों में ये अंदर दीवारों में या ज़मीन के अंदर घुस जाते हैं, सो जाते हैं। Cold-blooded animals are those animals whose body temperature changes with the shifting temperature in their surroundings. Cold-blooded animals वो जानवर होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर माहौल के टेम्परेचर के साथ साथ तब्दील हो जाता है, यानी कि गर्मी ज़्यादा है तो उसके हिसाब से एनिमल का बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, अगर सर्दी ज़्यादा है तो उसके हिसाब से भी एनिमल का बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। दे कैन नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर एक कांस्टेंट लेवल पे नहीं रख सकते। रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस को कोल्ड ब्लडेड कहा जाता है एज दे हैव नो टेम्परेचर कंट्रोल मैकेनिज्म टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट लेवल, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को एक मखसूस स्केल पे रखने के लिए किसी किस्म के ख़ास मैकेनिज़्म या तरीके नहीं होते। पेज नंबर 44, डेजर्ट एनिमल्स, सहराई जानवर। स्मॉल एनिमल्स दैट लिव इन द डेजर्ट हाइड अंडर रॉक्स एंड स्टोन्स और इन द सैंड एंड कम आउट एट नाइट। छोटे जानवर जो कि सहरा में रहते हैं वो पत्थरों या चट्टानों के नीचे छुप जाते हैं या वो रेत के अंदर रहते हैं और रात के वक्त बाहर आ जाते हैं। कैमल्स स्टोर फूड एज फैट इन देयर हम्प्स एंड वाटर इन स्पेशल पाउच इन देयर स्टमक्स। ऊँट खुराक को ज़ख़ीरा करते हैं चर्बी की सूरत में अपने कुहान में और अपने मैदे के अंदर मौजूद ख़ास किस्म के स्पेशल जो पाउच होते हैं उनके अंदर पानी को स्टोर कर लेते हैं। दे कैन ड्रिंक अप टू 200 लीटर्स ऑफ वाटर अ डे। ये एक दिन में तकरीबन 200 लीटर पानी पी सकते हैं। पेज 44, पैराग्राफ 2, माउंटेन एनिमल्स, पहाड़ी जानवर। स्नो लेपर्ड्स हैव थिक कोट्स ऑफ फर। स्नो लेपर्ड्स के पास फर यानी बालों की या परों की एक मोटी कोट या तह होती है। देयर फरी पॉज एक्ट एज स्नो शूज़। उनके पंजे बर्फ़ के जूतों की तरह एक्ट करते हैं।
Mountain goats have strong hooves to grip rocks and ice. पहाड़ी बकरों के पंजे के पाँव बहुत मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से चट्टानों या बर्फ के ऊपर चल सकते हैं। पेज 44, पैराग्राफ 3, फॉरेस्ट एनिमल्स, जंगली जानवर। फ्लाइंग फ्रॉग्स हैव एक्स्ट्रा लार्ज वेब्ड फीट। उड़ने वाले मेंढकों के पाँव ज़्यादा बड़े होते हैं। फ्लाइंग स्क्विरल्स हैव फ्लैप्स ऑफ स्किन बिटवीन देयर फ्रंट एंड बैक लेग्स। उड़ने वाली गुलहरियों की अगली और पिछली दोनों टांगों के दरमियान में जिल्द की तहें होती हैं। स्पाइडर मंकीज हैव अ लॉन्ग मस्कुलर टेल। स्पाइडर मंकीज की लंबी दुम होती है टू हैंग ऑन टू द ब्रांचेस ऑफ ट्री, दरख्तों की टहनियों के साथ लटकने के लिए। ट्री फ्रॉग्स हैव स्पेशल सक्शन लाइक टोज फॉर हैंगिंग ऑन टू ब्रांचेस। ट्री फ्रॉग्स यानी वो मेंढक जो दरख्तों पर रहते हैं, उनके पाँव में ख़ास तरह के सक्शन होते हैं जिनके ज़रिए से वो आसानी से शाखों पर चढ़ सकते हैं। पेज 44, पैराग्राफ 4, सी एनिमल्स, समुद्री जानवर। फिश हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडीज कवर्ड विद स्केल्स एंड गिल्स फॉर ब्रीदिंग। मछलियों के जिस्म स्ट्रीमलाइन होते हैं जो कि स्केल्स और गिल्स से स्केल्स से कवर होते हैं और इनके पास गिल्स होते हैं जो इनकी सांस लेने में मदद करते हैं। वेल्स एंड डॉल्फिन्स हैव पैडल लाइक फिन्स फॉर स्विमिंग। वेल्स और डॉल्फिन के पास पैडल की तरह के फिन्स होते हैं जो उनको तैरने में मदद करते हैं। पेंगुइन्स हैव फ्लिपर्स फॉर स्विमिंग। पेंगुइन्स के फ्लिपर्स होते हैं जिनकी मदद से वो तैरते हैं। वाटर बर्ड्स हैव वेब्ड फीट, जबकि वाटर बर्ड्स यानी पानी में रहने वाले परिंदों के पाँव वेब्ड होते हैं, यानी उंगलियों के दरमियान में जिल्द की तहें होती हैं। पेज नंबर 44, फूड चेन। The food chain is a series of organisms. फूड चेन जानदारों का एक तसलसल होता है जिसमें ईच हर एक डिपेंड्स ऑन द नेक्स्ट अपने आने वाले अगले जानवर पे मुनहसर करता है एज अ सोर्स ऑफ फूड एंड एनर्जी, खुराक या एनर्जी के ज़रिए के तौर पर। प्लांट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट टू लाइफ ऑन अर्थ। पौधे ज़मीन पर मौजूद ज़िंदगियों के लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि दे यूज़ एनर्जी फ्रॉम द सन। ये सूरज से आने वाली एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं टू प्रिपेयर द बेसिक फूड, बुनियादी खुराक बनाने के लिए, फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तमाम जानदारों के लिए। एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स। जानवर पौधों के बगैर नहीं रह सकते। द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फूड चेन, जो कि फूड चेन के प्रोड्यूसर्स होते हैं। एनिमल्स दैट ईट दीज प्लांट्स, वो जानवर जो इन पौधों को खाते हैं, और कॉल्ड कंज्यूमर्स कहलाते हैं। पेज 45, ऑल फूड चेन्स बिगिन विद ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स। तमाम फूड चेन्स शुरू होती हैं ग्रीन प्लांट्स, सब्ज पौधों से, जो कि प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इन द फूड चेन में प्रोड्यूसर्स के बाद कम एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, वो जानवर आते हैं जो पौधों को खाते हैं। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। इन जानवरों को हम हर्बीवोर्स कहते हैं। हर्बीवोर्स आर ईटन इन टर्न बाय कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स को फिर कार्निवोर्स खा जाते हैं। एनिमल्स दैट ईट मीट, वो जानवर जो कि गोश्त खाते हैं।
ह्यूमन बींग्स एंड सम एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। इंसान और कुछ जानवर ओमनिवोर्स कहलाते हैं क्योंकि दे ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं। पेज 45, paragraph 2. Grass is the producer because it makes its own food by photosynthesis. घास एक प्रोड्यूसर है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान अपनी खुराक खुद बनाते हैं। द रैबिट इज़ द प्राइमरी कंज्यूमर। खरगोश प्राइमरी कंज्यूमर है, यानी सबसे पहले आने वाला कंज्यूमर और हर्बीवोर, या ये हर्बीवोर कहलाएगा एज इट ईट्स ग्रास, क्योंकि ये घास खा रहा है। हर्बीवोर यानी प्लांट ईटिंग एनिमल्स। रैबिट घास खा रहा है, इसलिए रैबिट एक हर्बीवोर है। द फॉक्स इज द सेकेंडरी कंज्यूमर। फॉक्स यानी लोमड़ी सेकेंडरी कंज्यूमर है, यानी दूसरे नंबर पे आने वाला कंज्यूमर, या इसको हम कार्निवोर कहेंगे बिकॉज इट ईट्स द रैबिट, क्योंकि इसने रैबिट पे फीड किया है, मीट ईटिंग एनिमल। एज द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन कंटिन्यूज, जैसे जैसे खाने और खाए जाने का अमल होता है, एनर्जी इज पास्ड अलोंग द फूड चेन। एनर्जी फूड चेन में आगे आगे गुजरती जाती है। हाउएवर, ताहम एट ईच स्टेज, हर मरहले पे some energy is lost and the number of animals at each stage in the chain decreases as their size increases. जैसे जैसे एनर्जी लॉस्ट होती है, एनर्जी कम होती जाती है, नंबर ऑफ एनिमल हर स्टेज पे कम होते जाते हैं और उनका साइज बढ़ता जाता है। The bodies of dead plants and animals are broken down by bacteria and fungi which are known as decomposers. वो पौधे या जानवर जो मर जाते हैं, उनके जिस्मों को बैक्टीरिया और फंजाई तोड़ते हैं, छोटे पार्टिकल्स में तकसीम कर देते हैं। बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। दे रिलीज न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल, और जब एनिमल की बॉडी को ये डिकम्पोज कर देते हैं तो उसमें मौजूद तमाम न्यूट्रिएंट्स मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं। पेज नंबर 45, ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ अ फूड चेन। हर फूड चेन के ट्रॉफिक लेवल्स। द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन इज कॉल्ड इट्स ट्रॉफिक लेवल। एक ऑर्गेनिज्म यानी एक जानदार की फूड चेन में क्या पोजीशन है, यानी वो कितने नंबर पे आता है, वो इसका ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। ग्रीन प्लांट्स यूजुअली ऑक्यूपाई द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ एनी फूड चेन। सब्ज पौधे यानी हर्बीवोर्स यानी प्रोड्यूसर्स किसी भी फूड चेन में सबसे पहले आते हैं, यानी ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इज occupied by herbivores. Second trophic level पे herbivores आते हैं। The third trophic level is occupied by carnivores. तीसरा trophic level carnivores का होता है and so on, और इसी तरह आगे चलता जाता है। Take the following example of a simple food chain. अभी हम एक सादा फूड चेन में मिसाल लेते हैं। सबसे पहले plants, जो कि ग्रास है और ये एक प्रोड्यूसर है, यानी ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। प्लांट को रैबिट ने खाया जो कि हर्बीवोर है, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे आता है। रैबिट को फॉक्स ने खाया जो कि कार्निवोर है और थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आती है। पेज नंबर 45, फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू फूड चेन्स। फूड चेन में एनर्जी का बहाव। मोस्ट फूड चेन्स डू नॉट हैव मोर देन 4 ट्रॉफिक लेवल्स। बहुत सी या ज़्यादातर फूड चेन्स में ट्रॉफिक लेवल 4 से ज़्यादा नहीं होते, बिकॉज सम एनर्जी इज़
लॉस्ट एट ईच लेवल, क्योंकि हर लेवल पे कुछ एनर्जी लॉस्ट होती है एंड कैन नॉट बी पास्ड ऑन द नेक्स्ट लेवल, और अगले लेवल में पास नहीं होती। सम ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस होती है, एंड सम ऑफ द फूड विच इज़ ईटन रिमेन्स अनडाइजेस्ट, और कुछ खुराक की फॉर्म उस खुराक की सूरत में जो कि हजम नहीं होती। सो अ लिमिट इज़ रीच्ड बाय द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, तो एक हद तक ही एनर्जी चौथे लेवल तक पहुंचती है। when the amount of energy available has been reduced to such an extent that it cannot support another population of consumer, कि अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत कम रह चुकी होती है जिसकी वजह से वो अगले लेवल पे, अगले ट्रॉफिक लेवल पे आने वाले एनिमल्स को या पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर सकती। Page number 46, the pyramid of numbers. In a food chain, एक food chain में, the organisms are at the base of a food chain are small in size but large in number. Food chain में सबसे नीचे बेस पे यानी तह में या बुनियाद जो होती है एक फूड चेन की, उसमें जो एनिमल्स होते हैं उनका साइज़ छोटा होता है लेकिन उनकी तादाद ज़्यादा होती है। वाइल द सक्सेसिव ग्रुप ऑफ कंज्यूमर, जो सबसे बड़ा ग्रुप या सबसे ऊपर आने वाला ग्रुप होता है कंज्यूमर्स का, शो अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन साइज एंड अ डिक्रीज इन नंबर, वो साइज में बड़े होते हैं और नंबर में कम होते हैं। दिस रिलेशनशिप कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ चार्ट, ये ताल्लुक एक चार्ट की सूरत में दिखाया जाता है जिसे पिरामिड ऑफ नंबर्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ डायग्राम में हम देख सकते हैं 10,000 ग्रास प्लांट्स को 100 रैबिट्स ने खाया और 100 रैबिट्स को 1 फॉक्स ने। प्लांट्स का साइज जो है वो कम था, ये डिक्रीज साइज में थे और इंक्रीज इन नंबर थे। जबकि रैबिट पे पहुंचे तो वो ग्रास की निस्बत रैबिट का जो साइज है वो इंक्रीज था और उसका नंबर डिक्रीज हो गया। फिर जब थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे पहुंचे तो रैबिट से ज़्यादा बड़ा साइज फॉक्स का था और उसके नंबर भी डिक्रीज हो गए। पेज 46, फूड वेब. Many food chains are interconnected with each other to form a food web. बहुत सी फूड चेन्स एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं और एक फूड वेब बनाती हैं। इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज़ द फूड ऑफ मैनी एनिमल्स, जिसमें एक जानदार बहुत से दूसरे जानवरों की खुराक होता है। जैसे कि हम यहाँ नीचे फूड वेब में देख रहे हैं कि घास पे 3 एनिमल्स फीड कर रहे हैं। एक तरफ लीफ इंसेक्ट, फिर सेंटर में ग्रास हॉपर और उसके अलावा बी को, और इधर आके हम दोबारा इसमें देखें कि इधर से लीफ इंसेक्ट के ऊपर फ्रॉग ने फीड किया, ग्रास हॉपर पे भी फ्रॉग ने फीड किया। फ्रॉग को आगे स्नेक ने खा लिया, स्नेक को ईगल ने। दूसरे फूड चेन में आए, वहाँ से फूड वेब को देखें तो ग्रास हॉपर और बी, इन दोनों को स्पैरो ने खाया और स्पैरो को ईगल ने। सेंटर वाली फूड चेन में देखें तो ग्रास हॉपर को मेंटिस ने खा लिया, मेंटिस, ईगल, स्पैरो और स्नेक तीनों का फूड बन गया। जबकि स्नेक और स्पैरो वो दोनों ईगल के फूड बने और एक फूड वेब कंप्लीट हुआ जिसमें 3 फूड चेन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। पेज नंबर 46, natural cycles of elements. Elements such as water, carbon dioxide, nitrogen, oxygen, etc. are used by living organisms in different ways. बहुत से एलिमेंट्स जैसे कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह जानदार मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। Some of them are recycled, इनमें से कुछ दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाई जाती हैं। So the proportion of these natural elements remain fairly constant in the nature.
ताकि कुदरती निज़ाम में इनका जो तनासुब है वो बरकरार रहे। दिस रिसाइकलिंग ऑफ एलिमेंट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय नेचुरल साइकिल्स। इन एलिमेंट्स की उस तब्दीली को या उस दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाए जाने के अमल को नेचुरल साइकिल के ज़रिए से किया जाता है, जैसे कि वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एटसेट्रा वगैरह। पेज नंबर 47, द वाटर साइकिल। लिविंग थिंग्स नीड वाटर। जानदार चीज़ों को पानी की ज़रूरत होती है। वी यूज़ इट फॉर ड्रिंकिंग एज वेल एज फॉर मैनी अदर पर्पसेस। हम इसको पीने के अलावा और भी दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। द वाटर इन आवर इन्वायरमेंट इज़ नॉट यूज्ड अप। हमारे माहौल में मौजूद पानी इस्तेमाल नहीं होता। इट इज़ ऑलवेज रिसाइकल्ड। ये बार बार इस्तेमाल के काबिल होता रहता है। दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड द वाटर साइकिल। इस तरीक़ाकार को वाटर साइकिल कहते हैं। एंड इट कीप्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन द अर्थ्स इकोसिस्टम इन बैलेंस। और ये तरीका ज़मीन पर मौजूद पानी की मिकदार में एक तवाज़ुन कायम रखता है। हीट फ्रॉम द सन मेक्स सी वाटर एवेपोरेट्स इनटू वाटर वेपर्स। सूरज की हरारत की सूरज की गर्मी की वजह से समुद्र का पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है। एज द वाटर वेपर राइजेस इट कूल्स। जैसे जैसे पानी के बुखारात ऊपर उठते जाते हैं वो ठंडे हो जाते हैं। ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फॉर्म क्लाउड्स। पानी के कतरे बादल बना देते हैं। लार्ज ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉल एज रेन। पानी के बड़े कतरे बारिश की सूरत में गिर जाते हैं। रेन वाटर इज़ कैरिड बैक टू द सी बाय रिवर्स। बारिश दरियाओं की सूरत में बहती हुई दोबारा समुद्रों तक पहुंच जाती है। 2% ऑफ द वाटर इन आवर इन्वायरमेंट इज़ इन द पोलर आइस केव्स। हमारे माहौल में मौजूद पानी का 2% हिस्सा पोल्स में मौजूद बर्फानी तोदों की सूरत में है। 97% इज़ इन द ओशंस। 97% हिस्सा समुद्र का पानी। एंड ओनली 1% इज़ इन द लेक्स, रिवर्स एंड अंडरग्राउंड। और सिर्फ 1% हिस्सा झील, दरियाओं और ज़ेरे ज़मीन पानी की सूरत में मौजूद है। पेज नंबर 48। नाइट्रोजन इज़ एन essential element for life because it helps to form protein। नाइट्रोजन ज़िंदगी के लिए एक बहुत अहम एलिमेंट है क्योंकि ये प्रोटीन बनाने में मदद करता है। प्रोटीन इज़ द बेसिक मटेरियल ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ। प्रोटीन एक बुनियादी मादा है जिसके ज़रिए से तमाम जानदार मिलकर बने हैं। द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इन द एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड द नाइट्रोजन साइकिल। माहौल में नाइट्रोजन और उसके कंपाउंड्स का चक्कर नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है। द एयर इन आवर इकोसिस्टम कंटेन्स नियरली 80% नाइट्रोजन गैस। हमारे इकोसिस्टम में मौजूद हवा में तकरीबन 80% नाइट्रोजन गैस मौजूद है। बट प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट यूज़ नाइट्रोजन गैस डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। लेकिन पौधे और जानवर हवा में मौजूद नाइट्रोजन गैस को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। Lightning produces high temperature that help nitrogen and oxygen in the atmosphere to combine। बिजली चमकने की वजह से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है जो कि हवा में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिला देता है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर फॉर्म्ड, जिससे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन जाते हैं, विच डिज़ोल्व इन रेन वाटर टू फॉर्म नाइट्रेट्स। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बारिश के पानी में हल हो जाते हैं और नाइट्रेट्स बना देते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन द सॉइल एंड द रूट नोड्यूल of leguminous plants also fix the nitrogen of the air to form nitrates। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि मिट्टी में पाए जाते हैं और फलियों वाले पौधों की जड़ें हवा में मौजूद नाइट्रोजन के नाइट्रेट्स देती हैं।
नाइट्रेट्स इन द सॉइल आर टेकन अप बाय प्लांट रूट्स। पौधों की जड़ों के ज़रिए से मिट्टी में मौजूद नाइट्रेट्स ऊपर जाते हैं एंड मेड इनटू प्लांट प्रोटीन, और पौधों में प्रोटीन्स बनाते हैं। हर्बीवोर्स ईट प्लांट प्रोटीन्स एंड मेक एनिमल प्रोटीन्स। हर्बीवोर्स पौधों की प्रोटीन्स को खा लेते हैं और एनिमल प्रोटीन बना देते हैं। कार्निवोर्स ईट हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खा जाते हैं। ऑन डीकम्पोजिशन बाय फंजाई एंड बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया और फंजाई डीकम्पोजिशन करते हैं, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सक्रीट रिलीज नाइट्रेट्स इनटू द सॉइल। मरे हुए पौधों और जानवरों में मौजूद नाइट्रेट्स दोबारा मिट्टी में चले जाते हैं। Denitrifying bacteria in the soil break down nitrates and release oxygen and nitrogen into the air. मिट्टी में मौजूद डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उन नाइट्रेट्स को दोबारा से तोड़ते हैं और हवा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को रिलीज कर देते हैं। पेज नंबर 48, द कार्बन साइकिल। All living things contain the element carbon. तमाम जानदारों के अंदर कार्बन एलिमेंट पाया जाता है। In our ecosystem, हमारे माहौल में कार्बन सर्कुलेट फ्रॉम द environment into living things and then back again to the environment. कार्बन घूमता है माहौल से जानदारों के अंदर और फिर दोबारा माहौल में। This is known as the carbon cycle. ये कार्बन साइकिल कहलाता है। Carbon dioxide is released into the atmosphere by the burning of coal, oil and gas, and also by the respiration of plants and animals. कार्बन डाइऑक्साइड हवा में आती है कोयले, तेल और गैस के जलने से, और उसके अलावा पौधों और जानवरों के सांस लेने के दौरान। Plants absorb carbon dioxide from the atmosphere to make their food by photosynthesis. पौधे हवा में मौजूद इस कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान अपनी खुराक बनाने के लिए।